स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद आरपी 94। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे, जिंदाबाद ज़बरदस्त होंगे। चलो, जैसा हमने वादा किया था कि आपको 45 दिन में पूरी मैथ कवर करवाएंगे आरपीएफ की। आज उसका डे 3 है, तीसरा दिन है। सबसे पहला टॉपिक हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम में संख्याओं का वर्गीकरण डे फर्स्ट में। फिर डे सेकंड में इकाई का अंक और शेषफल प्रमेय पढ़े थे। आज हम विभाजिता के नियम, शून्यों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या और सरलीकरण, ये चारों टॉपिक पढ़ेंगे। ये सारे के सारे डे फर्स्ट, डे सेकंड, डे थर्ड, सारे के सारे आपको वीडियोस हैं वो अपने चैनल पे अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है आरपीएफ के नाम से। उसमें सेपरेट मिलेंगे, क्रम वाइज मिलेंगे, जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। और जितनी आपको सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं उतनी हम करवा रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और हर दिन आपको 11 बजे, सुबह 11 बजे नया वीडियो नए जोश के साथ आपको अपने चैनल पे मिलेगा। इसलिए बेल आइकन के बटन को प्रेस करके रखें ताकि आपके पास पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। अब बिना टाइम वेस्ट किए हम देखते हैं कि विभाज्यता का नियम। यहाँ पे थर्ड तक तो डे 3 में पढ़ चुके हैं। अब विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे आज कि जो भी नंबर दिया हुआ होगा आपको कि उससे कोई भी नंबर विभाजित हो रहा है नहीं हो रहा है, उसके लिए हम उसके रूल्स पढ़ेंगे। चलो देखते हैं। अभी विभाज्यता का नियम हम इस तरह से समझेंगे कुछ कि जब हम छोटे थे और डिवाइड करते थे, भाग देते थे, तब देखो कि यहाँ पे भाजक होता। भाजक मीन्स किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उससे, और जिस नंबर को डिवाइड करें उसको बोलते हैं भाज्य। जो आंसर आता उसको बोलते हैं भागफल, और जो लास्ट में बच जाता उसको बोलते हैं शेषफल। अगर इंग्लिश में बोलें तो भाजक को बोलते हैं डिवाइजर, भाज्य को बोलते हैं डिवाइडेंड, भागफल को बोलते हैं क्यूसेंट और शेषफल को रिमाइंडर। अब इन सब से मिलके एक प्रमेय निकल के आती है। प्रमेय क्या होती है कि भाज्य बराबर है भाजक डिवाइजर मल्टीप्लाई क्यूसेंट, क्यूसेंट यानी भागफल, प्लस शेषफल। अब आपको कैसे देगा क्वेश्चन इस प्रमेय से? इस प्रमेय से क्वेश्चन कैसे देगा कि आपको बोलेगा कि अगर भाजक 3 है, भागफल 2 है, शेषफल 4 है, तो भाज्य बताइए। भाज्य बताइए, डिवाइडेंड क्या होगा? आपको कैसे करना है? 3 दूनी 6, 6 प्लस 4 10। अब आप चेक कर सकते हो कि जब 10 में आप 3 से भाग दोगे, 3 दूनी 6, 6 को माइनस करेंगे 4, वापस आ गया ना, शेषफल 4 आ गया, आपका भाजक 3 आ गया, भागफल 2 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल इनमें से एक दे देगा, नहीं एक छोड़ देगा, बाकी सारे दे देगा, और वो एक आपको निकाल के देना होता है। फर्स्ट टाइप तो यही है, टाइप फर्स्ट तो यही है। अगर आपको कोई इजी क्वेश्चन देगा तो ठीक इसी तरह से देगा। फिर आती है टाइप सेकंड। टाइप सेकंड में आपको क्या सीखना है? डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम कैसे देखोगे? देखो, अगर कोई संख्या 2 से डिवाइड हो रही है, ऐसी कौन सी संख्या होगी जो 2 से डिवाइड होगी? जो सारी की सारी सम संख्याएं होगी। जो सम संख्या होगी वो किससे विभाजित होगी? 2 से विभाजित होगी। अब कैसे? जितने भी इवन नंबर होंगे वो सारे 2 से डिवाइड होंगे, 2 से विभाजित होंगे। मैंने ऊपर लिखा 3 6/2, और मैंने बोला कि ये 2 से विभाजित हो रही है नहीं हो रही। आप बोलोगे सर पता नहीं, चेक करके बताएंगे। चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर लास्ट में, अगर वंश की फॉर्म में, अगर इकाई का अंक अगर इवन नंबर है, सम संख्या है, तो वो पूरी की पूरी संख्या है वो 2 से विभाजित होगी। अगर इकाई का अंक है, वो सम संख्या है, तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी। चलो फिर से एक क्वेश्चन देता हूं आपको। 2 3 6 4 9, क्या ये 2 से विभाजित होगी?
बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि लास्ट में 9 दिया हुआ इकाई का अंक, और 9 एक विषम संख्या है, विषम संख्या है, इकाई का अंक विषम संख्या है, तो 2 से विभाजित नहीं होगी। 2 की विभाज्यता का रूल क्या बोलता है कि 2 से विभाजित होने के लिए संख्या कैसी होनी चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए। फिर देखो हम रूल पढ़ते हैं 3 का, कि कोई भी संख्या है वो 3 से विभाजित है या नहीं है। इसके लिए क्या रूल बनाया हुआ है कि जो संख्या दी हुई हो, संख्या के सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग, अंकों का योग 3 से विभाजित हो, 3 से विभाजित हो, यानी 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल है, विभाज्यता का नियम है, वो बोलता है कि 3 से विभाजित होने के लिए संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। यानी जो संख्या दी हुई होगी उसके सारे अंक, सारे डिजिट को हम जोड़ देंगे, सबको ऐड करेंगे, वो एडिशन जो आएगा वो 3 से विभाजित होना चाहिए। कैसे देखो 2 3 6 4, मैंने बोला कि ये 2 3 से विभाजित होगा या नहीं होगा। अब आपको देख के तो पता चल नहीं रहा है कि 3 से विभाजित होगा या नहीं होगा। अगर आप इसको करके देखोगे तो एग्जाम में इतना टाइम मिलता नहीं है। आपको क्या करना है, जितनी भी संख्या में यहाँ पे अंक दिए हुए हैं इन सबको जोड़ दो। 3 और 2 5, 5 और 6 11 और 4 15, जोड़ दिया, अंकों का योग 15 आ गया। 15 में 3 से भाग देंगे, 5 3 15, भाग जा रहा है। और क्या बोल रहा है ये कि संख्या के सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग 15 आ गया। 3 से विभाजित हो, 3 से विभाजित हो रहा है, तब वो 3 से संख्या विभाजित होगी। अब पता कर सकते हैं हम सारे के सारे। हमारे को कोई भी नंबर दे दे, क्या हमारे को टाइम लगेगा? बिल्कुल भी। मैंने बोला 2 3 4 6 7 9 2, क्या ये डिवाइड होगा या नहीं होगा? अगर 3 से विभाजित होगा या नहीं होगा, इसके लिए क्या आपको सोचने की जरूरत पड़ेगी। 2 + 3 5, 5 और 4 9, 6 15, 15 और 7 22, 22 और 9 31 और 2 33। क्या 33 है वो 3 से विभाजित होता है क्या? 11 बार होता है, 11 3 33। अगर 33 3 से विभाजित हो रहा है तो ये जो संख्या दी हुई है ये भी 3 से विभाजित होगी। ये हो गया आपका 3 का रूल। फिर देखो 4 का रूल है। 4 का विभाज्यता का नियम देखिए। 4 का विभाज्यता का नियम क्या बोलता है कि कोई भी संख्या है, संख्या के अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो, 4 से विभाजित हो। आपको अगर कोई संख्या देखे, ये बोलेगा कि ये संख्या 4 से विभाजित हो रही या नहीं हो रही, तो आप कैसे पता करोगे कि वो संख्या के अंतिम 2 अंक देखोगे आप, वो 4 से विभाजित हो रहे हैं, तब तो संख्या 4 से विभाजित होगी, अन्यथा बिल्कुल भी नहीं होगी। देखो मैंने बोला 2 2 4 और यहाँ पे मैंने 4 से विभाजित किया। क्या आप चेक करोगे अभी विभाजित हो रही या नहीं हो रही? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप डायरेक्ट क्या करोगे, लास्ट के 2 अंक देखोगे, 6 की 24 विभाजित हो रही है, इसका मतलब ये 4 से भी विभाजित हो रही है। आपको कोई बड़ा नंबर दे दे 2 3 4 6 7 9 2 8 और बोलेगा कि ये 4 से विभाजित हो रही या नहीं हो रही, या अगर ऐसे क्वेश्चन नहीं देगा तो अगला क्वेश्चन घुमा के क्या देगा कि अगर इस संख्या को 4 से विभाजित करें तो शेषफल क्या बचेगा, कि शेषफल क्या बचेगा। अब आपको कैसे करना है ये क्वेश्चन कि 4 से विभाजित करके तो देखने जितना हमारे पास एग्जाम में टाइम नहीं होता है, मुश्किल से 30-35 सेकंड मिलते हैं। तो अब की बार क्या करना है, यहाँ पे लास्ट वाले 2 अंक उठाओ, 28 28 है। अगर वो 28 4 से विभाजित हो रहा है तो इसका मतलब ये संख्या भी 4 से विभाजित होगी। 7 चौक 28 विभाजित हो रहा है, अगर विभाजित हो रहा है तब ये संख्या 4 से विभाजित होगी, और विभाजित होगी तो शेषफल क्या आ जाएगा, शेषफल क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। और ये जो विभाज्यता के रूल हैं ये सारे के सारे शेषफल प्रमेय में भी काम आने वाले हैं, क्योंकि शेषफल प्रमेय में भी आपको शेषफल पूछ रहा है और शेषफल आप इससे बता सकते हो। अगर यहाँ पे मानो 27 दिया हुआ होता, 27 दिया हुआ होता तो आप क्या बताते कि 6 चौकी 24 तक तो भाग जा रहा है, ऊपर 3 बच गए तो वो 3 शेषफल आ जाते।
तो विभाज्यता के जितने भी रूल होंगे वो शेषफल प्रमेय में भी ऐसे के ऐसे काम आने वाले हैं। इनको नोट करते रहिएगा साथ साथ में। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए। रूल देखो कि 2 से विभाजित होने का रूल है कि सम संख्या का होना जरूरी है। सम संख्या जितनी भी सम संख्याएं होंगी, इवन नंबर्स होंगे, वो 2 से डिवाइड होंगे, 2 से विभाजित होंगे। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, विभाज्यता का नियम क्या बोलता है कि संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। अगर सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा है तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। 4 का रूल क्या बोलता है कि संख्या के अंतिम 2 अंक हैं वो 4 से विभाजित होने चाहिए। अगर संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो रहे हैं तो वो संख्या 4 से विभाजित होगी। मैंने क्या बताया अभी कि आपको यहाँ पे विभाज्य है या नहीं है, इसके अलावा आपको शेषफल भी पूछ सकता है। शेषफल इसी तरह से बताना है जैसे मैंने अभी समझाया आपको। फिर 5 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या बोलता है। 5 के लिए क्या दिया हुआ है कि अगर संख्या के लास्ट में संख्या का अंतिम अक्षर अंतिम अंक या अक्षर अंक बोल सकते हो इसको, संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो। 5 की जो डिविजिबिलिटी रूल है, विभाज्यता का नियम है, वो बोलता है कि कोई भी संख्या आपको दी हुई हो, अगर उसके लास्ट में 0 या 5 आता है तो वो संख्या 5 से विभाजित होगी, अन्यथा वो संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। चलो देखते हैं 5 से विभाजित होती है या नहीं होती है। मैंने बोला क्या यह संख्या 5 से विभाजित होगी? जी हाँ, बिल्कुल। आपको चेक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर लास्ट का जो अंक है, लास्ट डिजिट है, वो 0 या 5 है तो वो संख्या 5 से विभाजित होगी, अन्यथा 5 से विभाजित नहीं होगी। मैंने बोल दिया 1 0 2 6 3 1 0, क्या ये विभाजित होगी? जी बिल्कुल। क्या आपको टाइम लगा? बिल्कुल भी। 1 सेकंड में आप आंसर यूं के यूं दे दोगे कि लास्ट में अगर 5 दिख गया या 0 दिख गया तो ये विभाजित होगी। फिर सेकंड टाइप में आपको क्वेश्चन कैसे पूछने वाला है वो जरूर देख लीजिए। मैंने बोला कि 3 6 2 1 0 5 2, अगर इस संख्या को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? तो शेषफल प्रमेय में भी एक क्वेश्चन काम में आने वाला है। आपको क्या करना है कि लास्ट में देखना है कितना दिया हुआ है। अगर 5 दिया हुआ है तो विभाजित होगी, 0 दिया हुआ है तो भी विभाजित होगी। अगर इसके अलावा 1 दिया हुआ है तो शेषफल 1 रहेगा, 2 दिया हुआ है तो शेषफल 2 रहेगा, 3 दिया हुआ है तो शेषफल 3 रहेगा, 4 दिया हुआ है तो 4 रहेगा, और 5 दिया हुआ है तब तो विभाजित ही हो जाएगी। अगर अंतिम अंक 6 होगा तो शेषफल 1 आएगा, 7 होगा तो 2, 8 होगा तो 3, 9 होगा तो 4 और 0 होगा तब विभाजित हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी भी नंबर को आप 5 से विभाजित करोगे तो आपके पास शेषफल 1 2 3 4 बस यही आ सकता है। अगर आपको अंतिम अंक 1 2 3 4 देखने को मिल जाए तब वो शेषफल सेम टू सेम रह जाएगा, वो अंतिम अंक रह जाएगा। और अगर 6 7 8 9 रह जाए तो उसी हिसाब से 1 2 3 और 4 क्रम वाइज ये आपको शेषफल देखने को मिलेंगे। ये हो गया आपका 5 की डिविजिबिलिटी का रूल। और ये मैंने क्वेश्चन भी बताया दिया है कंपटीशन के अकॉर्डिंग कि किस तरह से आपको कंपटीशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको ये बोल देगा, ज़्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप डेली अपना टाइम दे रहे हो, बराबर आप मैथ को पढ़ रहे हो, इसका मतलब आप 35 में से 35 नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा आपको, ये बोल देगा कि अगर 536 को 5 से विभाजित किया जाए, मैंने ये छोटा नंबर लिया, बड़ा भी दे सकता है, मैंने ये बोल दिया, ये लो, अगर इस संख्या को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल बताइए कितना होगा। तो आप ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जामिनर फंसाने के लिए नहीं देता है। ऐसे क्वेश्चन कभी भी आपको ये फंसाने के लिए नहीं देगा कि आप कर नहीं पाओ। करेंगे सारे बच्चे, लेकिन वो आपका टाइम खाएगा। एग्जामिनर क्या चाहता है कि कुछ इजी क्वेश्चन देके आपका टाइम वेस्ट करवा दिया जाए, और जो अच्छे क्वेश्चन हैं उनमें आपका टाइम लगेगा नहीं और आपके क्वेश्चन कम हो जाएंगे, वहीं पे आपको रैंकिंग नीचे आ जाएगी बिल्कुल। देखो कैसे करना है इसको। जो नहीं पढ़ा हुआ होगा, जो इस क्लास को नहीं देख रहा है बच्चा, वो क्या करेगा, उसको 5 से डिवाइड करेगा, 5 एकम 5, 1 शेषफल 7, 5 3 15, इस तरह से।
और लगभग वो 1 से 2 मिनट इसमें लगा देगा। आपको यहाँ पे बिल्कुल 1 सेकंड में आंसर बताना है कि यहाँ पे 6 दिख रहा है, 5 पे से 5 0 या 5 से तो ये डिवाइड ही होता है। डिविजिबिलिटी रूल क्या बोल रहा है कि संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 होना चाहिए, यहाँ पे 6 है, इसका मतलब 5 से तो डिवाइड होगा। डिवाइड होके बाद में बचेगा कितना, 6 में से 5 को माइनस करेंगे 1, देखते ही बता दोगे कि 6 है तो 1 से स्पेल आएगा, 7 है तो 2 आएगा, 8 है तो 3 आएगा, 9 है तो 4 आएगा, 0 है तो डिवाइड हो जाएगा, 0 से स्पेल बचेगा। क्या इसमें बिल्कुल भी टाइम लगाओगे? अगर नहीं लगाओगे तो अभी आपका हो गया है 2 का विभाज्यता का नियम, 3 का, 4 का, 5 का। अब बात क्या आती है कि 6 का विभाज्यता का नियम आपको बताना है। 6 का कोई भी अलग से विभाज्यता का नियम नहीं बना हुआ है। क्या 6 को मैं 2 गुणा 3 लिख सकता हूं क्या? 2 × 3, 2 गुणा 3, 3 दूनी 6 आ गया, सेम ही है। अरे आप ब्रेक करके मल्टीप्लाई तो कर सकते हो, ये तो इसके गुणनखंड तो किए हैं मैंने। तो 6 की विभाज्यता के रूल में आपको क्या बोलना होगा कि 2 और 3 का विभाज्यता का रूल आप चेक कर लोगे। एक तो संख्या सम होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, संख्याओं का योग कितना होना चाहिए, 3 से विभाजित होना चाहिए, तब वो संख्या 6 से विभाजित होगी। जैसे मैंने कोई भी नंबर दिया 2 3 4 2 1 3 2 2, मैंने यहां पे चेक करना है कि ये 6 से विभाजित है या नहीं है। तो मेरे को 2 और 3 दोनों की विभाज्यता के रूल यहां पे चेक करने होंगे। मैंने सबसे पहले देखा कि यहां पे 4 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब संख्या इकाई का अंक अगर सम है तो वो संख्या भी सम ही होगी, और इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड भी होगा। इसका मतलब 2 का रूल तो सक्सेसफुली लग गया है। यहाँ पे 3 का रूल देखना है कि संख्याओं के सभी अंकों का योग जोड़ो, 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 है वो 3 से विभाजित होता है, 3 टाइम भाग जाएगा, तो इसका मतलब 234 है वो 6 से भी विभाजित होगा। फिर मैंने देखा यहाँ पे कि आगे वाली संख्या होती है या नहीं होती है, लास्ट में अंतिम अंक 3 दिया हुआ है, विषम संख्या है तो 2 से विभाजित नहीं होगी। अगर ये 3 से विभाजित होती है, 2 से नहीं होती है, तो भी 6 का रूल नहीं लगेगा। 2 और 3 दोनों की विभाज्यता के रूल लगने जरूरी है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6/3, 3 से तो डिवाइड हो रहा है, 3 से तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये सम संख्या नहीं है। आगे दिया हुआ 22, 22 एक सम संख्या है, लेकिन अंकों का योग 4 आता है, जो 4 है वो 3 से विभाजित नहीं होता है। इसका मतलब समझने वाली बात यह है कि अगर 6 से डिवाइड करना है आपको किसी भी नंबर से, तो उसके लिए 2 और 3 दोनों की विभाज्यता रूल आपको लगाने जरूरी हैं। अगर इसमें से एक भी लग रहा है तो उससे डिवाइड 6 नहीं होगा, 6 से डिवाइड नहीं होगा, सॉरी, 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, दोनों की विभाज्यता के रूल काम करने चाहिए। इसका मतलब हमने अभी 2 3 4 5 और 6 इनकी विभाज्यता के रूल सीख लिए हैं। एक का कोई विभाज्यता का रूल नहीं होता, क्योंकि एक से तो सारे नंबर डिवाइड होते हैं, ऐसी कोई संख्या नहीं है जो एक से डिवाइड नहीं होती है, एक से विभाजित नहीं होती है। इसीलिए हमने अभाज्य गुणनखंड में भी कॉमन फैक्टर एक को रखा हुआ होता है, क्योंकि एक से तो सारे नंबर डिवाइड होते हैं, इसके लिए उसको अलग से रूल बनाने की जरूरत नहीं है। फिर देखो आगे, देखो हमने 1 से लेकर 6 तक की विभाज्यता के रूल देख लिए हैं। अब 7 का रूल अभी नहीं देखेंगे, 7 का रूल मैं लास्ट में करवाऊंगा, क्योंकि पहली बात तो आता नहीं है, दूसरी बात अगर आता भी है तो आपको थोड़ा समझना जरूरी है, अच्छे से समझना होगा। पहले 8 का रूल देख लो। 8 का रूल क्या बोलता है कि कोई भी संख्या 8 से डिवाइड तब होगी जब संख्या के अंतिम 3 अंक, संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से डिवाइड हो, 8 से विभाजित हो। आपको पूरी संख्या डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। जिसको नहीं पता होता है वो पूरी की पूरी संख्या को डिवाइड करता है। आपको पूरी संख्या डिवाइड नहीं करनी है। आपको क्या करना है, देखो कि मैंने बोला कि 2 3 5 7 6 4 और 8, मैंने बोला कि ये संख्या 8 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। अगर होगी तो शेषफल कितना होगा, तो पहले तो आपको बताना है कि ये होगी या नहीं होगी। तो इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल 8 का लगाना होगा कि संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए। मैंने अंतिम 3 अंक ले लिए, मैं देख रहा हूं कि 8 से विभाजित है या नहीं है।
N20 64, फिर डिवाइड नहीं हो रहा, हाँ हो रहा है ना, 1 डिवाइड हो रहा है। अगर लास्ट के तीनों अंक डिवाइड हो रहे हैं तो वो संख्या 8 से डिवाइड होगी और पूरी पूरी डिवाइड हो गई तो आपका शेषफल 0 आ गया। विभाज्यता के नियम और शेषफल, विभाज्यता के नियम और शेषफल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आपको विभाज्यता के रूल पता हैं तो शेषफल बताने में ज्यादा कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे 8 की जगह अगर 9 होता तो आपको पता है कि 8 एकम 8, 1 बच गया, ये 64 तो डिवाइड हो ही रहा है। अगर तीनों को डिवाइड करोगे, 3 अंकों को डिवाइड करना है, बस आपको संख्या चाहे कितनी भी बड़ी दे दे, संख्या चाहे कितनी भी बड़ी दे दे, आपको केवल और केवल 3 अंकों को डिवाइड करना है। लास्ट के तीनों को डिवाइड करोगे, जब विभाजित करोगे तो जितना शेषफल आएगा वो उस संख्या का शेषफल बच जाएगा उसको डिवाइड करने पे। ये हो गया आपका 8 का डिविजिबिलिटी रूल। फिर देखो 9 का डिविजिबिलिटी रूल। 9 का क्या बोलता है, 9 से कोई संख्या विभाजित होगी या नहीं होगी, कैसे पता चलेगा कि संख्या है, संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग 9 से विभाजित हो, 9 से विभाजित हो, कोई भी संख्या है उसको डिवाइड करने के लिए क्या करना होगा कि उसकी संख्याओं का योग करेंगे। सभी संख्याओं को जोड़ देने पर वो संख्या 9 से विभाजित होनी चाहिए। किससे विभाजित होनी चाहिए, 9 से विभाजित होनी चाहिए। 1 मिनट, 9 से विभाजित का नियम क्या बोल रहा है कि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। अगर आपको कोई भी संख्या देके आपको ये बोले कि ये संख्या 9 से विभाजित हो रही है नहीं हो रही, या इसका शेषफल कितना आ रहा है, तब आपको क्या करना होगा कि 9, 6, 3, 7, 2 ये संख्या 9 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो क्या आप डिवाइड करके देखोगे कि ये विभाजित होगी या नहीं होगी? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। आप क्या करोगे, इन संख्याओं का योग करोगे। 9, 6 और 3 9, 7 और 2 9, तो 9 3 27 इनका योग हो गया, और 27 9 से विभाजित होता है, इसका मतलब ये संख्या 9 से विभाजित होगी। ये हो गया अपना 9 का डिविजिबिलिटी रूल। फिर देखो 10 का विभाज्यता का नियम। 10 से कोई संख्या विभाजित कब होगी, जब संख्या का अंतिम अंक 0 हो। कोई भी संख्या ओनली 4 तभी विभाजित होगी 10 से जब वो संख्या का अंतिम अंक, जब उस संख्या का अंतिम अंक क्या होगा, 0 होगा। जब उस संख्या का अंतिम अंक क्या होगा, 0 होगा। जैसे 0, 3, 1, 2। अब इस संख्या का लास्ट का अंक क्या दिख रहा है आपको, 0। अगर 0 है तब तो वो संख्या 10 से विभाजित हो रही है, अगर 0 नहीं है तो वो संख्या विभाजित नहीं होगी। चलो एक बार सरसरी नज़र से हम दोबारा इसका रिवीजन कर लेते हैं। इसके बाद में मैं बताऊंगा आपको 7 का, 11 का और 13 का विभाज्यता का नियम। उससे पहले देखो 1 से सारी संख्याएं विभाजित होने वाली हैं, 2 से ओनली 4 सम संख्याएं विभाजित होगी, और सम संख्याएं कौन सी होती है वो भी आपको बता देता हूं मैं। ऐसी संख्याएं जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी अंक आता है तो वो संख्या सम संख्या होती है, और ये सारी की सारी संख्याएं 2 से विभाजित होती है। अगर हमें 3 का विभाज्यता का रूल बताना होता है तो संख्याओं के अंकों का योग करते हैं, और योग अगर 3 से विभाजित होता है तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। 4 का विभाज्यता का नियम क्या बोलता है कि उस संख्या के लास्ट के 2 अंक हैं वो 4 से विभाजित होने चाहिए। अगर संख्या के लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित होते हैं तो वो संख्या 4 से विभाजित होगी। 5 का विभाज्यता का रूल बोलता है कि संख्या का जो लास्ट का अंक है, अंतिम अंक है, वो 0 या 5 होना चाहिए, तब वो संख्या 5 से विभाजित होती है। 6 का जो विभाज्यता का रूल है वो क्या बोलता है कि संख्या 6 से विभाजित होने के लिए 2 और 3 से विभाजित होना जरूरी है। जो आपने रूल मैंने बताए विभाज्यता के, वो दोनों रूल अप्लाई होंगे तो वो 6 से विभाजित होगी। संख्या 8 विभाजित कब होगी, 8 से कोई भी संख्या 8 से विभाजित तब होगी जब उसके लास्ट के तीनों अंक हैं, जो उस संख्या के लास्ट के तीनों अंक हैं वो 8 से विभाजित होने चाहिए। 9 से विभाजित कब होगी, जब संख्याओं के अंकों का योग 9 से विभाजित होगा तो वो संख्या भी 9 से विभाजित होगी। 10 से विभाजित कब होगी, जब संख्या 10 से विभाजित तब होगी जब उसके लास्ट का अंक है वो 0 होगा। उसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, समझने वाला है, ये इतने रूल हैं, ये याद करने वाले हैं, याद हो जाएंगे आपके, लेकिन जो 11 का रूल है वो इतना जल्दी आपके याद होने वाला नहीं है। उसके लिए आपको कम से कम 1-2 क्वेश्चन में प्रैक्टिस करनी होगी, और लगातार आप 5-7 क्वेश्चन उससे कर दोगे, उसके बाद में कभी भी नहीं भूल पाओगे। 11 का विभाज्यता का नियम क्या बोलता है, आप तो ये बता दो।
थ्योरेटिकल लिखवाऊं या डायरेक्ट करवाऊं? चलो मैं दोनों तरीके से बता देता हूं आपको। मैंने कोई भी संख्या ली, पहले एग्जांपल लेते हैं। संख्या ले ली मैंने 121 ले ली। अब आपको क्या करना है, संख्या की शुरुआत से धन और ऋण चिन्ह लगाएंगे। धन चिन्हों को जोड़ दें, धन संख्या को जोड़ दें, ऋण को घटा दें, तथा 11 से विभाजित करें। अगर 11 से विभाजित हो रही है तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी। कैसे? कि संख्या की शुरुआत से धन और ऋण चिन्ह लगा दें। मैंने लगा दिया प्लस माइनस प्लस लगा दिया। अब धन संख्या को जोड़ दें। धनात्मक कौन कौन सी है? 1 और 1, 2 आ गई, जोड़ दिया। तथा ऋण को घटा दें। ऋण संख्या कितनी है? 2 माइनस 2 और 11 से विभाजित करें। 11 से विभाजित किया, 0 में 11 का भाग देंगे, 0 आ जाएगा। 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं, 0 आता है। अगर विभाजित हो गई तो वो संख्या 11 से विभाजित हो। क्या 11 से विभाजित हो रही है? क्या ये हो रही है? बिल्कुल हो रही है। अगर विभाजित हो रही है तो ये संख्या 121 है, ये संख्या भी 11 से विभाजित होगी। अब देखो दोबारा इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने बोला कि 1 2 1 2 2, क्या ये 11 से विभाजित होगी? अब आप में से बहुत सारे बच्चे ये बोलने वाले हैं कि सर पता नहीं होता कि ये संख्या विभाजित होगी या नहीं होगी, क्योंकि 11 का रूल है वो आपको हर कोई बताएगा भी नहीं। केवल आपको इसी स्टडी विद आरपी श्योरान क्लास पे ये बताने को मिल रहा है, आपको सीखने को मिल रहा है। अगर आप कुछ भी नया सीख रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपको बहुत कुछ अच्छे से सीखने को मिलेगा। शून्य कितने आएंगे किसी भी संख्या में, गुणनखंडों की संख्या कैसे कर लेंगे, सरलीकरण कैसे करेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। तो आप एक काम करिए कि वीडियो को लास्ट तक आप टिके रहिए और वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में आप मेरे को रिप्लाई करके बताएंगे। अब ये संख्या 11 से विभाजित होगी या नहीं होगी, आपको क्या करना होगा? पहले धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह लगा दो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। प्लस वालों को जोड़ दो, 1 और 1 2, 2 और 2 4, माइनस वालों को जोड़ दो, 2 और 2 4, तो घटा दो इसको, बटे 11, 4 माइनस 4 0, 0 बटे 11 0। अगर धनात्मक और ऋणात्मक जो चिन्ह आ रहे हैं उन नंबर्स को जोड़ के प्लस माइनस से माइनस को घटा के 11 से विभाजित करें और विभाजित हो रहा है तो वो संख्या 11 से विभाजित हो रही है। चलो ठीक है, हो गई ये विभाजित। अगर 11 का रूल आपके कंठस्थ हो गया है तो मैं आपको एक क्वेश्चन डाल रहा हूं, उसका आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करेंगे, उसका आंसर जरूर देंगे। अगर आपने आंसर दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने समझ में आ गया है पूरा का पूरा। चलो 3 2 6 4 कितना आ गया? 6 4, यहाँ पे 2 कर लीजिए। ये संख्या विभाजित होगी या नहीं होगी चेक करके बताएंगे, ना कि डायरेक्ट डिवाइड करके बताएंगे। जैसे मैंने रूल बताया है ठीक वैसे ही चेक करके बताएंगे, डायरेक्ट डिवाइड नहीं करेंगे। फिर देखो 7 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। आपको 7 का रूल कोई नहीं बताएगा, केवल यहीं पे बताया जा रहा है। एग्जाम्पल ले लेंगे और एग्जाम्पल से करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। कैसे करेंगे देखो, मैंने कोई नंबर ले लिया 243 ले लिया। अब यहां पे रूल साथ साथ में लिखते जाना कि संख्या का अंतिम अक्षर हटा देंगे। चलो संख्या का अंतिम अक्षर हटा देते हैं।
अंतिम अक्षर हटा दिया। हटाए गए अंक को 2 से गुणा करके घटा देंगे तथा 7 से विभाजित करेंगे। चलो देखो 243 दिया हुआ है, यहाँ पे लास्ट में 3 है, पहले इसको हटा दो, हटा दिया, फिर 2 से गुणा करके घटा दो, 3 गुणा 2 घटा दिया, और 7 से डिवाइड कर दो। अगर 7 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये नंबर 7 से डिवाइड होगा। आपको देखने में ये 11, 7 और 13 के रूल बड़े लग सकते हैं, लेकिन अगर आपने 2-4 एग्जाम्पल कर लिए उसके बाद में कभी भी जिंदगी में अटकोगे ही नहीं, ये अपनी गारंटी है। ये देखो लास्ट में से एक अंक हमने हटाया, उसको डबल करके माइनस कर दिया, 7 से डिवाइड कर दिया। अब 24 में से आप क्या करोगे, 6 को घटा दोगे। 24 में से 6 को घटा दोगे, 24 में से 6 को घटाएंगे 18/7। क्या डिवाइड हो रहा है? क्या नहीं हो रहा। अगर डिवाइड नहीं हो रहा तो ये संख्या डिवाइड नहीं होगी। अब चलो हम देखते हैं 13 का डिविजिबिलिटी रूल। आपने यहाँ पे 11 का भी पढ़ लिया, बीच में यहाँ पे 7 का छोड़ा था, ये भी पढ़ लिया, अब 13 का पढ़ेंगे। 13 से कोई संख्या कब डिवाइड होगी? ये बहुत ही इफेक्ट वाला तरीका है, कहीं पे भी नहीं मिलेगा। आंख खोल के देख लेना, दोबारा बताया नहीं जाएगा। अगर कोई भी संख्या लगातार 6 जगह डिवाइड हो रही है, 6 नंबर आ रहे हैं लगातार, 1 2 3 4 5 6, कोई भी संख्या 6 बार रिपीट हो रही है सेम टू सेम, तो वो संख्या 13 से डिवाइड होगी, 100% होगी। कोई भी संख्या 6 बार डिवाइड हो लगातार रिपीट हो रही है तो वो 13 से डिवाइड होगी। अगर कोई भी संख्या जोड़े के रूप में है और वो 3 बार लगातार रिपीट हो रही है तो भी वो 13 से डिवाइड होगी। अगर कोई संख्या 3 बार लगातार 3 डिजिट की है और 2 टाइम रिपीट हो रही है, 3 2 3 3 2 3, 3 का जोड़ा, 2 के जोड़े और 1 का। अगर 1 का जोड़ा है, सिंगल संख्या तो 6 टाइम एक जैसी होनी चाहिए, 2 के जोड़े हैं तो 3 टाइम एक जैसी होनी चाहिए, 3 के जोड़े हैं तो 2 बार एक जैसी होनी चाहिए। अगर ऐसा आपको कहीं पे दिखाई दे तो वो संख्या 13 से विभाजित होगी। ठीक है। अब आप बोलेंगे सर कि ऐसा थोड़ी आता क्वेश्चन में। नहीं जी, बिल्कुल नहीं, ऐसा आपको कभी देगा ही नहीं। आपको क्वेश्चन कैसे देगा कि अंक 9 को 99 बार लिखा जाए तो क्या अंक 9 को 99 बार लिखा जाए तो 13 से विभाजित करने पर 13 से विभाजित करने पर शेष फल। अब ये क्वेश्चन मैं ऐसे नहीं लिखा रहा हूं अपने मन से, ये क्वेश्चन आपके आरपीएफ फरवरी 2019 के पेपर में आया हुआ है। 2 फरवरी है शायद, 2 या 3 फरवरी है। आरपीएफ 2 या 3 फरवरी के पेपर में, 2019 के पेपर में ये आया हुआ क्वेश्चन है कि अंक 9 को 99 बार लिखा जाए तो क्या आप इतने कच्चे बच्चे हो पढ़ाई में कि आप 9 को 99 बार लिखोगे फिर 13 से डिवाइड करोगे? ऐसा तो नहीं हो सकता, और आपको ये कोई बताएगा भी नहीं। अब कैसे करना है मैं बताता हूं इस क्वेश्चन को, बहुत ही शॉर्ट तरीके से करेंगे। मैंने बोला कि कोई भी एक संख्या लगातार रिपीट हो रही है तो वो लगातार 6 बार रिपीट होगी, तब तो 13 से डिवाइड हो ही रही है। इसका मतलब 6 के जोड़े जितने 9 के बनेंगे वो तो 13 से डिवाइड होते जाएंगे। तो 99 बार लिखा जाएगा इसको। कितनी बार लिखा जाएगा? 99 बार। तो 6 से पहले तो इसको डिवाइड कर दो।
6 के कितने जोड़े बनेंगे? 99 में से 6 एकम 6 माइनस क्या 3, 9 छिका 36 माइनस क्या 3। इसका मतलब 16 ऐसे जोड़े बनेंगे 9 के, जो 6 के बनेंगे। 9 अंक के 6 के 16 जोड़े बनेंगे, वो तो डिवाइड हो जाएंगे। बच गए कितने जोड़े? 3, यानी 9 9 और 9 ये बच गया। इसको 13 से डिवाइड कर दो, 13 संति 91 माइनस किया तो 8 आ गया। ये 9, 13 को 6 से कर दो, 13 छणी 78 माइनस किया तो कितना आ जाएगा रे? 11 शेष पल आ जाएगा। क्या इतना जल्दी ओनली फॉर 10 सेकंड में कर सकते थे आप? बिल्कुल नहीं। अगर कुछ नया सीखने को मिल रहा है, मैं फिर से बोल रहा हूं, डेली आपको क्लास में आपको 45 दिन का वादा किया कि 45 दिन में हम आपको 35 में से 35 दिला के रहेंगे मैथ में। मैं जितने भी आपको टाइप पढ़ा रहा हूं, जितने भी क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं, वो सारे के सारे आरपीएफ से ही रिलेटेड है ओनली। हाँ, सीएचएसएल में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आरपीएफ से आप ज्यादा कंपेयर कर सकते हो इन क्वेश्चन को, ज्यादा वहीं से एज इट इज उठा के आपको दिए हुए हैं, और आपको जो एग्जाम्पल करवाए जा रहे हैं वो भी आरपीएफ से रिलेटेड ही हैं। तो 35 में से 35 नंबर लाने के लिए आपको ओनली 45 दिन अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। डेली आप वीडियो देखो। आज डे 3 है। अगर आप आज अपने चैनल को देख रहे हो, नए विजिट कर रहे हो, तो डे 2 और डे 1 का जो डे 2 और डे 1 के वीडियोस हैं विभाज्यता के नियम से पहले के नंबर सिस्टम के, वो आपको प्ले लिस्ट में एकदम क्रमवाइज मिलेंगे, तो आपको पढ़ने में बहुत आसानी रहेगी। जल्दी से अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट करके बता सकते हो हमारे को। अगर आपको 13 का डिविजिबिलिटी रूल समझ में आ गया है तो एक बार थम्स अप का साइन जरूर भेज दीजिए कि 13 से डिवाइड करने के लिए एक जैसी 6 संख्याएं होनी चाहिए। अगर 2-2 के जोड़े हैं तो 3 बार होनी चाहिए, अगर 3-3 के जोड़े हैं तो 2 बार होनी चाहिए। वो संख्याएं सारी की सारी 13 से विभाजित होगी। अगर 13 का रूल आपको उससे पहले पता था तो यस लिखिए, अगर नहीं था तो गुड लिखिए। आप मेरे को बता सकते हो। अगर आप गुड लिखोगे कमेंट में तो पता चल जाएगा मेरे को कि आपको नहीं पता था, आज ही आपने सीखा है। ठीक है, इसी के साथ हमारे विभाज्यता के नियम पूरे होते हैं। हमने 1 से लेकर 13 तक के सारे विभाज्यता के रूल पढ़ लिए हैं। इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो ये सारे के सारे आप जैसे जैसे मैंने बताए हैं, आप वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट लेके कैसे भी नोट्स बना सकते हो, इनके रूल लिख सकते हो। अब विभाज्यता के नियम के बाद में हम पढ़ेंगे शून्यों की संख्या। क्या पढ़ेंगे? शून्यों की संख्या। सिस्टम का 5वां भाग है शून्यों की संख्या। कोई भी आपको नंबर दे दिया जाए, वैसे मैंने दे दिया, चलो इसमें शून्यों की संख्या क्या होगी? मैंने कोई भी नंबर दे दिया आपको, इसमें शून्यों की संख्या क्या होगी? तो यहाँ पे शून्यों की संख्या 3 है, और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज में रहते हैं कि 1 करके आते हैं। नहीं बेटा, यहाँ पे भी शून्यों की संख्या 3 है, यहाँ पे भी शून्यों की संख्या कितनी है? 3 है। यह आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है कि शून्यों की संख्या कितनी होगी। उसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। वो क्वेश्चन ये है, सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है कि आपको फैक्टोरियल दिया हो, फैक्टोरियल दिया हुआ होता है, और फैक्टोरियल दिया हुआ होता है तो आप शून्यों की संख्या कैसे बताएंगे? जैसे मैंने ये बोल दिया कि 6 का फैक्टोरियल, 25 का फैक्टोरियल, 45 का फैक्टोरियल, 16 का फैक्टोरियल। अब आपको मैंने ये पूछा कि इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी। सबसे अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाइयों। ऐसा क्वेश्चन आपको कोई नहीं पूछने वाला है। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा, कहीं नहीं पूछेगा। क्वेश्चन यहां से आता है, क्वेश्चन यहां से एज इट इज पुट होता है, और ये एक ही टाइप है। शून्यों की संख्या में आगे पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आगे पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन पुटअप होगा। आपको ये ध्यान से देख लेना है कि यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है आपको। मैं बोलूंगा फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी होती है, तो 1 कम करता जाना और मल्टीप्लाई साथ में करना है कि 2 से 1 कम कितना हुआ? 1। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होती है? 3 × 2 × 1। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या होती है? 4 × 3 × 2 × 1। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अब आप बोलोगे सर फैक्टोरियल का हमारे को पता है, पहले से पता है, आप हमारे को क्यों बता रहे हो? मैं इसलिए बता रहा हूं बेटा कि 2 की वैल्यू फैक्टोरियल निकालना तो आप सबको आता होगा।
कि 2 फैक्टोरियल की वैल्यू पूछिए तो आपको एक कम करते जाना है, 2 से कम 1 पे आके रुकना है, सबको मल्टीप्लाई कर देना। 4 की पूछिए 4 से कम 3, 3 से कम 2, 2 से कम 1 और सबको मल्टीप्लाई करना है। और मैं बता क्यों रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैंने इसलिए बताया यहाँ पे शून्यों की संख्या पूछी है, आपको फैक्टोरियल 2 में, फैक्टोरियल 3 में, फैक्टोरियल 4 में कहीं भी शून्यों की संख्या नहीं दिखेगी, कहीं भी शून्य नहीं दिखेगा। आपको फैक्टोरियल 5 में जब आओगे तब शून्य दिखेगा, क्योंकि 5 को जब सम संख्या से किसी भी से भी चाहे 4 से गुणा कर दो चाहे 2 से गुणा कर दो, आपको 0 मिल जाएगा। आपको क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। यानी फैक्टोरियल 5 से कहीं ना कहीं शून्यों का रिलेशन है, और वो रिलेशन मैं यहाँ पे भी आपको बता रहा हूँ। ध्यान दोगे, एक बार समझ लोगे, फिर दोबारा कभी नहीं भूलोगे लाइफ टाइम के लिए, पूरी लाइफ ही नहीं भूल पाओगे। आपको जो भी संख्याएं दी हुई है आप उसको डिवाइड करोगे 5 से। किससे डिवाइड करोगे? 5 से। आप हिंदी में लिख सकते हो कि शून्य की संख्या ज्ञात करने के लिए अगर आपको फैक्टोरियल में कुछ दिया हुआ है, कोई संख्या दी हुई है, उसमें शून्य की संख्या ज्ञात करनी है, तो उस संख्या को हम 5 से डिवाइड करेंगे और जितना शेषफल बचेगा उसको जोड़ते जाएंगे। जैसे मैंने बोला 6 है, 6 को 5 से डिवाइड करो, कितने बार भाग जाएगा? 5 एकम 5। शून्य की संख्या कितनी आ जाएगी? 1। 25 है, इसका फैक्टोरियल दिया हुआ है, इसमें शून्य की संख्या पूछी है, 5 से भाग दो, 5 एकम नहीं 5 25। अब 5 को वापस 5 से डिवाइड करो, 5 एकम 5, 5 और 1 कितनी हो गई? 6 शून्यों की संख्या आएगी यहाँ पे। कितनी आएगी बेटा? 6 शून्य। जो क्वोशिएंट आ रहा है ना आपका, जो भागफल आ रहा है, उसको आप जोड़ते जाओ, और अगर भागफल बड़ा है 5 से तो वापस डिवाइड कर दो। मैंने बोला 45, 45 का जो फैक्टोरियल है, 6 में कितनी आई बेटा? 1 आई शून्य की संख्या। 25 में कितनी आई है? 6। अब मैं बोलूंगा 45 में शून्य की संख्या कितनी है? ये फैक्टोरियल 45 में, फैक्टोरियल 45 में अगर आपको शून्य की संख्या निकालनी है तो आप 5 से डिवाइड करोगे। 5 से डिवाइड कर दिया मैंने, 9 पंजो 45, फिर 9 आ गया तो 9 वापस 5 से डिवाइड हो रहा है, तो कर दो 9 एकम 9। इसका मतलब 9 और 1 को जोड़ेंगे 10 आ जाएगा। तो 45 फैक्टोरियल 45 में 10 शून्य होंगे। कितने शून्य होंगे? 10 होंगे। इसी तरह से 16 फैक्टोरियल 16 में शून्य की संख्या कितनी होगी ये आप खुद निकालेंगे, इसी तरीके से निकालेंगे, क्योंकि बाकी तो आपसे निकलेगा ही नहीं। अरे फैक्टोरियल 16 तक गुणा थोड़ी करते जाओगे, कब तक करोगे? जब तक तो पूरा पेपर हो चुका होगा। अरे जब तक बच्चे 35 क्वेश्चन पूरा कर चुकेंगे तब तक आप 16 से गुणा करते जाओगे। आपको 1 मिनट में बताना है, तो आप ठीक जैसे मैंने ट्रिक से बताया है, इसी ट्रिक से आप मेरे को 16 फैक्टोरियल में, फैक्टोरियल 16 में शून्य की संख्या कितनी होगी ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। अगर समझ में कुछ नहीं आ रहा है तो कमेंट करके आप पूछ लीजिए, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई जरूर दूंगा, उसका आंसर जरूर बताया जाएगा आपको। ठीक है, फैक्टोरियल 16 में आपको शून्य की संख्या कितनी होगी जरूर बताओ ये। फिर एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं मैंने बोला कि 100 में, अब की बार बताओ फैक्टोरियल 100 में शून्यों की संख्या कितनी होगी। क्या करना है आपको? फैक्टोरियल 100, तो 100 को 5 से डिवाइड करो, 20 आ गया। 20 को फिर 5 से डिवाइड करो, 4 आ गया। क्या 4 डिवाइड हो रहा है क्या? 5 में 4 में 5 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा। अगर नहीं जा रहा है तो इन दोनों को जोड़ दो, 20 और 4 24। ये आ गया अपना आंसर। फैक्टोरियल 100 में शून्यों की संख्या कितनी होगी? 24 होगी। कितनी होगी? 24 होगी। शून्य की संख्या में यही एक इंपॉर्टेंट टाइप था जो मैंने आपको करवा दिया है। इसके बाद हम जो 6 नंबर का अपना टॉपिक है, नंबर सिस्टम का 6 पार्ट है, वो है गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है हमारे को। कैसी संख्या ज्ञात करना है? गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। देखो 6 नंबर का है गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या, यहां पे आप ये भी बोल सकते हो नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स या गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या आपको केवल थोड़ा सा याद रखने के लिए होगा, बाकी सबसे इजी टॉपिक है ये। आपको क्या पूछेगा? टोटल फैक्टर, टोटल फैक्टर मतलब पूरे गुणनखंड।
विषम गुणनखंड, सम गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, ये आ गए सारे के सारे। इतने बन रहे कि आपको टोटल पूछ लेगा, विषम गुणनखंड पूछ लेगा, सम पूछ लेगा, अभाज्य पूछ लेगा। अब जैसे हमारे को एक एग्जाम्पल लेना है, एग्जाम्पल क्या लिया मैंने, 24 ले दिया। अब 24 के गुणनखंड क्या क्या होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, ये रहा। यानी 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, क्या यही गुणनखंड होंगे? अगर हमारे को टोटल गुणनखंड पूछे, अगर हमारे को टोटल गुणनखंड पूछे तब क्या करना है, ये जितनी पावर आ रही है ना, इस पावर में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो। 3 + 1 गुणा 1 + 1, 3 और 1 4, 1 और 1 2, 4 दूनी 8 गुणनखंड होंगे। टोटल कितने गुणनखंड होंगे बेटा? 8 गुणनखंड होंगे। यानी टोटल फैक्टर कैसे निकालेंगे कि पावर में +1 करके गुणा कर दो, पावर में +1 करके क्या कर दो, गुणा कर दो, तब तो आ जाएगा हमारा टोटल फैक्टर। अगर आपको विषम गुणनखंड पूछे तो विषम गुणनखंड कैसे बताएंगे? देखो यहां पे विषम संख्या कौन सी है, 2 तो सम संख्या है, 3 विषम संख्या है, तो आपको 3 की पावर देखनी है। 3 की पावर 1 है, उसमें 1 और जोड़ दो। ये सब जगह रूल ये काम करेगा कि विषम संख्या की पावर में +1 कर दो, विषम संख्या की पावर में +1 कर लो ये सारे के सारे। सम गुणनखंड कैसे निकालेंगे? जो सम संख्या की पावर है वो ऐसी की ऐसी, और विषम संख्या की पावर है उसमें +1 करके गुणा कर दो। यानी 3 तो ऐसा का ऐसा आ गया, और 1 में 1 ऐड करके गुणा कर दो, तो 3 और 1 और 1 2, 3 दूनी 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 6 आ जाएगा। चलो अगर यहां तक समझ में आ गया तो फिर देखो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, पावर दी हुई है उसको प्लस कर दो, जितनी भी पावर दी हुई है उसको प्लस कर दो, अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे। अब अगर आप थ्योरेटिकल लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे? टोटल फैक्टर पावर में +1 करके गुणा करेंगे। शॉर्ट ट्रिक है ये। विषम गुणनखंड कैसे निकालेंगे कि विषम संख्या की पावर में +1 कर देंगे। सम गुणनखंड कैसे निकालेंगे कि सम की पावर ऐसी की ऐसी, विषम की पावर में +1 करके गुणा कर देंगे। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे कि पावर को डायरेक्ट ऐड कर देंगे। क्या गुणनखंड टॉपिक अपने को आने लग गया? कुछ नहीं करना है, ये बस चारों चीजें जो मैंने लिखवाई है ये याद रखना है। कंपटीशन एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा? कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन देखो, मैं आपको अभी बता देता हूं एक क्वेश्चन। कंपटीशन एग्जाम में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है और उसको सारे बच्चे गलत करके आते हैं कि मैंने बोला 25 नहीं, आपको एक संख्या दे देता हूं मैं 27 के गुणनखंड बताओ। तो 27 के गुणनखंड तो सब करके आते हैं क्योंकि उसमें 3 के अलावा कोई संख्या दूसरी रिपीट नहीं हो रही है। फिर मैं बोलता हूं आपको कि 48 के गुणनखंड बताओ। अब 48 के पहले आपको क्या करना है? सिंपल गुणनखंड निकालना है। कंपटीशन एग्जाम में आने वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि 48 के टोटल फैक्टर बताओ। कैसे बताओगे? पहले तो 48 का आप अभाज्य एलसीएम लोगे, 2 से 24, 2 से 12, 2 से कटेगा 6, 2 से कटेगा 3 और 3, यानी 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1। यहां तक हो गया। अब आपको टोटल फैक्टर पूछ रहा है। टोटल फैक्टर में क्या किया जाता है? ट्रिक आपको पता होनी चाहिए कि पावर में 1 ऐड करके गुणा करना है। 4 में 1 ऐड किया 5, 1 में 1 किया 2, 5 दूनी 10। टोटल फैक्टर कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में डायरेक्ट आता है, ध्यान में रखना सारे के सारे।
फिर आता है विषम गुणनखंड। विषम गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं? विषम गुणनखंड ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, जो पावर दी हुई है विषम संख्या की पावर है उसमें +1 कर दो। विषम संख्या की पावर 1 है, 1 और 1 2। सम संख्या के सम गुणनखंड है तो सम संख्या की पावर 80 की 80 और विषम संख्या की पावर में 1 से ऐड करके गुणा कर दो, 4 दूनी 8। अब भाज्य गुणनखंड में क्या करना होता है, आपको पावर को डायरेक्ट ऐड करना होता है, 4 + 1 5। क्या आपको समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो मेरे को ये बताओ आप कि 12 के सम गुणनखंड कितने होंगे? अगर आ गया तो थम्स अप का साइन कीजिए, आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर नहीं आया तो नो लगा के बता दीजिए कि नो नहीं आया, और यहाँ पे लिख देना कि इवन फैक्टर ऑफ 12 है। इवन फैक्टर ऑफ 12 यानी 12 का सम गुणनखंड हमारे को नहीं आ रहा, उसका रिप्लाई जरूर दिया जाएगा, आपको समझाया जाएगा दोबारा। चलो ठीक है, अगर अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, यहीं पे अपने गुणनखंडों की संख्या कंप्लीट होती है। इसके बाद में एक टॉपिक है जो आपके आता नहीं है, बिल्कुल भी आपके दिया हुआ नहीं है, लेकिन मैं करवा देता हूँ। ऐसे क्वेश्चन बार बार उठ के आ जाते हैं, पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ कि आपका एक 7 नंबर का टॉपिक है, नंबर सिस्टम का ही पार्ट है ये, सरलीकरण नाम से है। किस नाम से है? सरलीकरण नाम से है। उसमें टाइप 1 कैसा क्वेश्चन दिया जाएगा आपको ये बता देता हूं कि 99 96 99 मल्टीप्लाई 99, इसका आपको आंसर बताना है। और बच्चे छोड़ के आएंगे, डायरेक्ट बच्चे क्या करके आएंगे? छोड़ के आएंगे। आपको छोड़ना नहीं है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको यहाँ पे जितने अंक लिए हुए हैं उतने ही यहाँ पे पकड़ने हैं। पकड़ लिया, 2 थे 2 पकड़ लिए, जो पकड़े हैं उसमें से 1 कम कर दो और जो ऊपर बैठा है उसमें 1 बढ़ा दो, आंसर आ गया। क्या बात है। अगर मैं ऐसा क्वेश्चन आपको दूसरा दो तो कर दोगी क्या आप? देखो मैंने अगला क्वेश्चन दिया, अब की बार आंसर बताओ। देखिए अब की बार आंसर कैसे आएगा, देखो यहां पे कितनी संख्या? 2, तो यहां से 2 को पकड़ लो, पकड़ लिया। अब इसमें से 1 घटा दो और जो बच गई उसमें 1 बढ़ा दो, ये इसका आंसर आ गया। अगर शॉर्ट ट्रिक पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा। इसी तरह से मैं एक दूसरा क्वेश्चन आपके डाल के देता हूं आपको। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे, ठीक है। सरलीकरण का टाइप फर्स्ट यही आएगा। क्वेश्चन नोट कर लेना सारे के सारे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार समझ लोगे दोबारा कभी गलत नहीं करोगे, ठीक है। इसके अलावा देखो दूसरा क्वेश्चन कैसे आते हैं। दूसरे क्वेश्चन देखो टाइप सेकंड। टाइप सेकंड में आपको क्या आएगा? टाइप सेकंड देखो आपको अंडर रूट दिए हुए होंगे। 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, लगभग सेम ही हैं, एक जैसे से हैं कि 6 + √6 + √6 प्लस ऐसे करते करते इन्फिनिट तक। दूसरा आता है 6 - √6 - √6 ऐसे करते करते इन्फिनिट तक। और दोनों के आपको आंसर बताने आते हैं। अब जिसको शॉर्ट ट्रिक पता होगी वो तो कर देगा, जिसको शॉर्ट ट्रिक पता नहीं है वो नहीं करेगा। आपको पहले यहां से गुणनखंड करने हैं, और गुणनखंड कैसे करने हैं वो बता देता हूं मैं। यहां पे तो फिक्स आ रहा है 2 और 3, 3 दूनी 6। यहां पे भी फिक्स आ रहा है 2 और 3, 3 दूनी 6। लेकिन यहां पे 6 की जगह 12 होता तो क्या करते आप? क्या आप 6 × 2 करते? क्या बिल्कुल करते, लेकिन ये करना नहीं है। आपको करना कैसे है? 3 × 4। अब आप बोलोगे सर ऐसे क्यों? अंडर रूट के अंदर जिसकी आप फैक्टर करोगे उसका अंतर 1 होना चाहिए फैक्टर का। यहाँ पे 2 और 3 के बीच में 1 का अंतर है, 3 और 4 के बीच में 1 का अंतर है, ये याद रखना है आपको, भूल मत जाना। अंतर 1 होना चाहिए तभी आंसर आपका सही होगा। अगर बीच में प्लस दिया हुआ होगा तब तो इसका आंसर बड़े वाला नंबर हो जाएगा, जो बड़ा फैक्टर है वो हो जाएगा। और जब माइनस दिया हुआ होगा तो छोटा फैक्टर है वो इसका आंसर हो जाएगा।
पहले बड़ा फैक्टर फिर छोटा फैक्टर। ये है आपका सरलीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आएगा यहाँ से। चलो ये हो गया अपना टाइप सेकंड। नोट करते रहना सारे के सारे। एक क्वेश्चन में डाल के देता हूं आपको, 20 माइनस अंडर रूट 20 माइनस अंडर रूट 20, ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक। इसका आंसर क्या आएगा? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या आ रहा है। अगर आपने सही बताया तो मैं समझ जाऊंगा आपने समझ में आया है। अगर नहीं बताया सही तो बिल्कुल आपको सही बताया जाएगा, रिप्लाई करके आपको समझाया जरूर जाएगा। ये हो गया आपका टाइप सेकंड। सरलीकरण का टाइप थर्ड देखो क्या दिया हुआ है। देखो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंडर रूट में, अभी तो हमने पढ़ा था 6 प्लस माइनस 1 वाले, फिर दिया हुआ होता है 6 अंडर रूट 6 ऐसे दिया हुआ होता है इन्फिनिटी तक। अगर यहाँ पे आपको इन्फिनिटी तक दिया हुआ मिले तब तो ये नंबर सेम टू सेम आ जाएगा। ये यहाँ पे जो नंबर है ये सेम टू सेम यहाँ पे आ जाएगा। अगर इन्फिनिटी तक नहीं दिया हुआ है तब क्या करेंगे? ये ट्रिक आप याद रखना कि अगर इन्फिनिटी तक दिया हुआ और मल्टीप्लाई हो बीच में तब तो सारे सेम टू सेम। ऐसा कैसा? प्लस माइनस वाला मैंने गुणनखंड करके बता ही दिया आपको कि प्लस होगा तो बड़े वाला गुणनखंड और माइनस होगा तो छोटे वाला गुणनखंड। और अगर यहाँ पे 6 अंडर रूट 6 फिक्स दे दिया, कोई इन्फिनिटी तक नहीं दिया, तब इसका आंसर कैसे करोगे वो बताता हूं मैं। आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि यहां पे जो नंबर दिया हुआ है x, उसकी पावर 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n, ये फॉर्मूला है। x की पावर 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n। अब x तो यहां पे जो संख्या दी हुई है वो है, तो 6 का 6 आ गया। 2 की पावर n क्या है? n अंडर रूटों की संख्या है कि कितने अंडर रूट हैं, 1 2 3 माइनस 1 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 होती है 8, 8 में से 1 घटाएंगे 7 अपॉन में 8। ये आ गया इसका आंसर। ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से देख लेना। टाइप थर्ड का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर एक बार समझ में आ गया कभी भी नहीं भूल पाओगे। ठीक इसी तरह से मेरे को एक बार इसका आंसर बताते जाना। अब की बार 4 अंडर रूट है, ये जरूर ध्यान में रखना। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसी के साथ हमारी टाइप थर्ड कंप्लीट होती है। अब देखो टाइप फोर्थ। टाइप फोर्थ देखो, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देंगे, क्योंकि ये सारी मेहनत आपके लिए हो रही है और कुछ भी नया सीखने को मिल रहा है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। आप चाहे कितने ही पढ़े हुए हो, कितनी भी आपने कोचिंग में क्लास ली हो, कुछ नया जरूर बताया जाएगा, ये अपनी गारंटी है। फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2, ऐसा कोई क्वेश्चन दे देगा और उसका आपको आंसर बताना है। बहुत सारे बच्चे होते हैं ऐसे क्वेश्चन को गलत करते हैं। आपको क्या करना है? इन दोनों को जोड़ना है। 2 और 1 3, 2 और 1 3, 3 में 2 जोड़ दो 6, 6 में 3 जोड़ दो 9, जोड़ दी। 2 में 1 में 2 जोड़ा 3 आ गया, 3 में 2 जोड़े 6, 6 में 3 जोड़े 9। हाँ, पीछे वाले को जोड़ते जाना है। फिर इसका आंसर क्या करना है कि जो लास्ट में आ रहा है बड़े वाला उसको तो ऊपर और जो छोटे वाला है उसको नीचे। ये हो गया इसका आंसर। ठीक ऐसे ही मैं एक क्वेश्चन डाल रहा हूं आपको, उसका आंसर आप दोगे मेरे को। इसका आंसर दे दो आप कमेंट में, ठीक है। इसी के साथ अपना नंबर सिस्टम टॉपिक है, आरपीएफ का फर्स्ट टॉपिक नंबर सिस्टम था, वो आप हमने 3 दिन में पूरा कर दिया है। और आपको कोई भी दिक्कत आए हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हो आप, लिंक दिया हुआ मिल जाएगा आपको चैनल में। कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। अपनी डे 3 की क्लास कंप्लीट हो चुकी है और हमने 45 दिन में वादा किया है कि 45 दिन में हम पूरा का पूरा कोर्स करवाएंगे, और करवाएंगे, जरूर करवाएंगे। 45 दिन में आपको 35 नंबर का करवा देंगे और 35 नंबर की मेहनत आती है। 35 में से 35 आपको दिलवा के रहेंगे किसी भी हालत में। आप बस जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इसी के साथ अपना नंबर सिस्टम टॉपिक कंप्लीट होता है। आज डे 3 हो गया है, कल डे 4 का आपको नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपना नंबर सिस्टम के आगे का। चलो, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक आप चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो थैंक्स।